हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। जैसा कि आपको पता है, हमने सीरीज स्टार्ट करी है क्लास 8th के एनसीईआरटी साइंस की। इससे पहले क्लास 7th की फुल एनसीईआरटी कवर हो चुकी है। आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस का न्यू चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इससे पहले के चैप्टर इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इन्होंने बोला है, हमने जब क्लास 7th का कवर किया था तो हमने देखा था कि कैसे पहेली और बूझो प्रोफेसर अहमद और तीबू के साथ फॉरेस्ट को विजिट करने गए हैं, और इनके साथ और भी बाकी बच्चे थे। और ये अब वापस तो आ गए थे, हमने देखा था लास्ट में वो कैसे वापस भी आ गए थे अपने स्कूल। और जब ये स्कूल आए तो ये अपना एक्सपीरियंस अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना चाहते थे। ये तो गए थे जंगल में, और कुछ और बच्चे थे जो उसी क्लास के कहाँ गए थे, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे, जो भरतपुर सेंचुरी गए हुए थे। मतलब इस तरह अलग अलग बच्चे जैसे ट्रिप वगैरह पे जाते हैं, वैसे उनकी क्लास के भी कुछ बच्चे फॉरेस्ट में गए थे घूमने, कुछ भरतपुर सेंचुरी गए थे, कुछ काजीरंगा नेशनल पार्क गए थे, कुछ जो लोकचो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व या फिर टाइगर रिजर्व, ऐसी अलग अलग जगहों पे बहुत सारे बच्चे गए थे। और वो सभी अपना एक्सपीरियंस अब अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हमसे पहेली पूछ रही है कि ये जो यहाँ पे सब चीज़ें हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इन सबको आखिर बनाने का पर्पस क्या है। तो जो इसका क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ये चीज़ें समझ आती जाएंगी कि क्यों हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए वीडियो में जुड़े रहें, एंड तक जुड़े रहें, इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट देखें, तब आपका ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, डिफोरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। अब फोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि पेड़ लगाना। अब इसके आगे डी लग गया है, मतलब कि नेगेटिव वर्ड है कि फॉरेस्ट को काटने की बात करी गई है यहाँ पे, कि जब फॉरेस्ट को हम लगातार काटते रहते हैं तो फिर वो और उसके कारण फॉरेस्ट को काटने से, जंगलों को काटने से क्या होता है और उसके कारण क्या है, ये हम देखते हैं। एक ग्रेट वैरायटी ऑफ बहुत तरह की वैरायटी प्लांट्स की और एनिमल्स की अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, और ये क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है, मतलब ये बहुत ज़रूरी हैं मैन काइंड की, हमारे इंसानों के या फिर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। टुडे अ मेजर थ्रेट और टू सर्वाइवल ऑफ थीज ऑर्गेनिज्म, मतलब कि आजकल एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है डिफोरेस्टेशन, जिससे कि डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ा खतरा है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए। मतलब कि हमारे जीवन के लिए अगर हम डिफोरेस्टेशन लगातार करते रहेंगे तो हमारा जो सर्वाइवल है वो खतरे में आ सकता है। वी नो दैट, हमें पता है कि डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या है, फॉरेस्ट को क्लियर करना, और जो पेड़ हमने काटे हैं, जहाँ जिस जगह पहले पेड़ थे उसको हमने काट के उस जगह को किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना। जैसे कि अब पहले यहाँ पे पेड़ लगते थे, पर अब इस जगह को किस लिए यूज़ कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए, हाउस बनाने के लिए, या फिर फैक्ट्रीज बनाने के लिए। इस जगह की ये जो पेड़ काटे, इसकी लकड़ियों को यूज़ किया जा रहा है फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर एज अ फ्यूल, मतलब कि जलाने के लिए। और सम नेचुरल, ये तो हो गया कि वो हमने किया, और कुछ खुद नेचुरली ही डिफोरेस्टेशन हो जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट में फायर लग जाना या फिर सूखा पड़ जाना, और सूखे के कारण पेड़ों का सूख जाना। तो ये है जो नेचुरली डिफोरेस्टेशन हो जाती है, मतलब कि पेड़ ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ पे वो बताया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने हमें एक एक्टिविटी दी है, जिसमें इन्होंने कहा है कि आप और कॉज ऐड करिए डिफोरेस्टेशन का, और एक लिस्ट बनाइए और क्लासीफाई करिए कि उसमें से कौन से नेचुरल कॉज है और कौन से मैन मेड। जैसे कि यहाँ पे जो दिए गए हैं 3 पॉइंट्स, ये सब क्या है, मैन मेड है, ये सब मैन करते हैं पर्पसफुली फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए। और फॉरेस्ट में आग लग जाना, बहुत धूप के कारण सूखा पड़ जाना, ये सब नेचुरली है। तो इस तरह आप भी और लिस्ट बनाइए। सेकेंड टॉपिक क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, कि जब डिफोरेस्टेशन हो रही है, पेड़ों को हम काट रहे हैं, तो इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो पहेली और बूझो वो रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं डिफोरेस्टेशन
के कॉन्सिक्वेंसेस को। उन्हें याद आया कि अगर हम पेड़ काट देंगे, तो हमें पता है अगर हम पेड़ काट देंगे, पेड़ काटने से होगा क्या, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले जो पेड़ थे, हमें पता है पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं जब भी वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर सोखने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को कोई सोखने के लिए नहीं रहेगा तो पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। और वही उन्होंने बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, क्योंकि अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोई भी अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर, पोल्यूशन और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों चीज़ें ही बढ़ जाएंगी डिफोरेस्टेशन के कारण, पेड़ काटने से। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी लोअर हो जाएगा। दे नो द डिफोरेस्टेशन, अब हमें पता है कि जो डिफोरेस्टेशन है उससे नेचर का बैलेंस भी बिगड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो पेड़ होते हैं उन्हें कौन खाता है, गोट खाता है। जैसे ये ना फूड चेन की बात करी गई है कि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो गोट मरने लगेंगी, और गोट नहीं रहेंगे तो इसके आगे जो इन्हें खाते हैं लायन मरने लगेंगे। तो फिर ये सब क्या है, एक जो बैलेंस है नेचर का, डिफोरेस्टेशन उसको भी बहुत बुरी तरह ही प्रभावित करती है। ये चाहे चीज़ें हम 7th क्लास में पढ़ा हुआ है इन सभी चीज़ों को। और उनको ये भी बताया गया प्रोफेसर अहमद के द्वारा कि अगर हम ट्रीज़ को लगातार काटते रहेंगे तो फिर जो बारिश होती है और जो सॉइल की फर्टिलिटी है, इन सब के ऊपर भी ये सारी चीज़ें भी कम हो जाएंगी। मतलब कि बारिश होना भी कम हो जाएगी, और जो सॉइल फर्टाइल होती है, मतलब कि जो उसकी उपजाऊ शक्ति है वो भी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कैसे जो अगर हम पेड़ को काटेंगे तो रेनफॉल पे असर पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो पेड़ होते हैं क्या होते हैं, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, इवेपोरेशन करती हैं, और इवेपोरेशन के कारण ही ऊपर जाके बादल बनते हैं, और बादल से ही क्या होती है, बारिश होती है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इवेपोरेशन कैसे होगी और फिर बारिश कैसे होगी। मतलब कि इसीलिए कहा जाता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि बारिश हो, और बारिश पे कोई फ़र्क ना पड़े। जिस एरिया में ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, 7th क्लास में हमने देखा था। तो ये तो होगा कि अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे तो रेनफॉल कम हो जाएगी। सेकंड है कि फर्टिलिटी ऑफ सोइल भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो पेड़ होते हैं उनके पत्तियां क्या होती हैं, नीचे ज़मीन पे गिरती हैं, और नीचे ज़मीन पे गिरने के कारण जो 7th क्लास में हमने देखा था कैसे वो ह्यूमस बन जाती है। मतलब कि ये खाद का काम करती है मिट्टी के लिए। सारी मिट्टी के ऊपर अगर पत्तियां गिरी रहेंगी तो फिर ये क्या है, डिकम्पोज हो के सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं। इस तरह जो पेड़ हैं वो सॉइल के फर्टाइल भी बनाने का काम करते हैं। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो उनकी लीव्स कैसे गिरेंगी और कैसे वो फिर सॉइल को फर्टाइल कराएंगे। वही इन्होंने बोला है कि अगर हम ट्रीज़ को लगातार काटते रहेंगे तो रेनफॉल और सॉइल की फर्टिलिटी दोनों ही कम हो जाएगी। यहाँ पे इसने बोला है, बुझे ने क्वेश्चन किया है, हाउ डज द डिफोरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल एंड ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड ऑन द अदर। अब यहाँ पे ये तो रेनफॉल का मैंने बता ही दिया कैसे ये रेनफॉल को कम करता है, क्योंकि ये इवेपोरेशन करता है, बादल नहीं बनेंगे तो बारिश नहीं होगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये दूसरी तरफ पूछ रहा है कि जो फ्लड है वो कैसे आता है। इसका क्वेश्चन इसी में ही हम नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इससे बाढ़ कैसे आती है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि हाँ, वही इन्होंने आगे भी बोल दिया कि अगर हम लगातार पेड़ काटते रहेंगे तो बाढ़ भी आ सकता है और सूखा भी हो सकता है। तो ये तो दोनों अलग बात है कि बाढ़ भी कैसे आ सकती है और सूखा भी कैसे पड़ सकता है। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट अभी इसी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद इन्होंने बोला है याद करिए कि जो जो ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि जो प्लांट है क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, और अगर जो ट्रीज़ हैं वही कम रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वो कम ले पाएंगे, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड वो कम ले पाएंगे तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, और इससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ से सन से जो रेज़ आ रही हैं, सन से जो रेज़ आती हैं उसको रिफ्लेक्ट करती है अर्थ, और अर्थ जब उसे रिफ्लेक्ट करेगी
जो रेज को रिफ्लेक्ट करेगी, हीट रेज को। अब यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ये इसी हीट रेज को ट्रैप कर लेगा, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आई? क्योंकि ट्रीज़ नहीं है। अगर ट्रीज़ होते तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते और फिर ये हीट रेज को ट्रैप करती ही नहीं और हमारा अर्थ का टेम्परेचर गर्म होता ही नहीं। पर ऐसा नहीं, अगर पेड़ कम होंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण ये जो हीट रेज सन से आ रही है उसको ये ट्रैप कर लेता है और अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म कर देता है, जिससे क्या हो जाती है? ग्लोबल वार्मिंग। और द इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर साइकिल भी इफ़ेक्ट होगा और इससे रेनफॉल कम होगी, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है तो बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाएगा? बस इवेपोरेशन होती रहेगी और रेनफॉल में भी रेनफॉल कम होगी। तो इसी के कारण क्या पड़ जाता है? सूखा पड़ जाता है। तो सूखे का पता चल गया ना कि पेड़ है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ये जो पेड़ होगा इसका सारा पानी सूख जाएगा, बहुत जल्दी ही सूख जाएगा। और सूखने के कारण जो जगह जगह पे नदियाँ हैं, नाले हैं, सब नदियाँ जगह हो गए, नहरें हो गए, उन सभी का पानी बहुत ज़्यादा इवेपोरेट हो जाएगा, सूख जाएगा, जिसके कारण सूखा पड़ सकता है। तो यहाँ पे पता चल गया कि कैसे पेड़ के काटने से सूखा बढ़ सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डिसर्टिफिकेशन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन क्या है? मेजर कॉज है जिसके कारण सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज होती है। ये हमने देखा, क्योंकि जो पत्तियाँ गिरती हैं तो सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं। पर अगर डिफोरेस्टेशन होगी तो सॉइल की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की इफ़ेक्ट होती है बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। अगर कम ट्रीज़ रहेंगे तो ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? ये हमने पढ़ा है 7th क्लास में। सॉइल इरोजन का मतलब होता है, जैसे ये सॉइल है, इसकी ये जो टॉप लेयर है यही तो फर्टाइल होती है और ये बह के चली जाए कहीं और बारिश के कारण। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर, मतलब कि अब अगर ये इसके ऊपर की लेयर रिमूव हो गई है तो सिर्फ ये नीचे की लेयर ही रह जाएगी, जो लेयर कैसी है? हार्ड है और रॉकी है, मतलब कि उसकी नीचे वाली लेयर पे क्या प्रेजेंट है? पत्थर वगैरह प्रेजेंट है, और ऊपर की टॉप लेयर रिमूव हो गई है और नीचे की लेयर आ गई है। इसे ही क्या कहा जाता है? सॉइल इरोजन कहा जाता है। ये जो नीचे की लेयर होती है, जो हार्ड है और रॉकी है, ये लेस ह्यूमस होती है और लेस फर्टाइल होती है, मतलब कि ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। सॉइल की सिर्फ ऊपर वाली लेयर ही फर्टाइल होती है, ये जो नीचे वाली लेयर है वो लेस ह्यूमस और लेस फर्टाइल होती है। ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, और इसे ही क्या कहा जाता है? डेजर्टिफिकेशन। इसे याद कैसे रखना है? कन्वर्ट किस में हो रहा है? डेजर्ट में, क्योंकि ऊपर की लेयर तो चली गई और उसी पे चीज़ें उग सकती थी। अब अगर चीज़ उगेगी नहीं तो ये कैसे हो जाएगा? बिल्कुल रेगिस्तान की तरह हो जाएगा। जैसे रेगिस्तान में आप देखते हैं कुछ भी नहीं उगा रहता, तो फिर वो डेजर्ट की तरह बदल गया, तो उसे ही क्या कहा गया है? डेजर्टिफिकेशन, मतलब कि वो डेजर्ट में बदल गया है। जब उसकी टॉप लेयर सॉइल इरोजन हो गई है, उसकी टॉप लेयर रिमूव हो गई है और जो उसकी नीचे की लेयर है वो लेस फर्टाइल है, और जब फर्टाइल लैंड कन्वर्ट होगी डेजर्ट में तो उसे ही क्या कहा गया है? डेजर्टिफिकेशन। अब हमने देख लिया सूखे का और डेजर्टिफिकेशन का, और मैंने आपसे कहा था अभी रेनफॉल का देख लिया। अब हम देखते हैं कैसे बाढ़ आती है अगर हम पेड़ों को काटते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है जो अगर डिफोरेस्टेशन होगी तो सॉइल जो होल्ड करता है वाटर, क्योंकि हमें पता है जो पेड़ हैं, अगर पेड़ रहते हैं तो ये क्या है? सॉइल के अंदर है। तो सॉइल के अंदर अगर ज़्यादा पेड़ प्रेजेंट है तो पेड़ की जो जड़ें होती है वो क्या करती हैं? सॉइल को डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल। जिसकी सॉइल की जड़ें हैं, जो इस प्लांट की जड़ें हैं, ये सॉइल को भी होल्ड करके रखती हैं और साथ ही साथ वाटर को भी होल्ड करके रखती है जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इनफिल्ट्रेट इज रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या हुआ है, क्योंकि अगर पेड़ रहते हैं तो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं? सॉइल में
जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको होल्ड करके रखते हैं। पर अगर डिफॉरेस्टेशन होगी, पेड़ों को हम काटेंगे, तो जो सॉइल की वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। और साथ ही साथ जो सॉइल होता है, जो सॉइल में ना ऐसे छोटे छोटे छेद बने रहते हैं, और अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो जो ये सॉइल में ये जो छोटे छोटे छेद होंगे, उस जो वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जैसे जब बारिश होती है तो जो वाटर होता है यहाँ से इनके छोटे छोटे छेद से मूव करके ग्राउंड पे, मतलब कि बिल्कुल ज़मीन के अंदर चला जाता है पानी। पर डिफॉरेस्टेशन के कारण ये जो इनफिल्ट्रेट रेट है वो कम हो जाएगा। तो अगर पानी ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाएगा तो फिर इससे क्या होगा, पानी सारा सरफेस पे रहेगा और बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो यहाँ से हमें कैसे पता चला कि बाढ़ कैसे आती है, कि जो मूवमेंट है वाटर की सॉइल सरफेस से ग्राउंड में नहीं जा रही है, तो इससे बाढ़ आ सकती है। और सूखा कब पड़ सकता है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उससे सूखा पड़ सकता है। आई होप ये दोनों चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी। द अदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, अब डिफॉरेस्टेशन से सॉइल की और भी प्रॉपर्टीज़ इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कॉन्टैक्ट्स, उसकी जो टेक्सचर होता है वो बदल जाता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब डिफॉरेस्टेशन के कारण बदल जाती हैं सॉइल की। हमने क्लास 7th में पढ़ा था, एक एक्टिविटी करी थी कि हमें फॉरेस्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। क्या हमने देखा था, फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन्स मिलती हैं, गम मिलता है, और साथ ही साथ और जो चीज़ें मिलती हैं उन सारी चीज़ों का आप एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि क्या अब हमें इन सभी में से किसी चीज़ का विल वी फेस शॉर्टेज ऑफ दिस प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज़। अब और हमें क्या मिलता था, इससे फर्नीचर मिलता था। उन्होंने बोला है कि अब इस चीज़ का लिस्ट बनाइए और थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या अगर हम लगातार ट्रीज़ को काटते रहेंगे तो क्या इनमें से हमें किसी भी जो और भी चीज़ें थी और ये जो चीज़ें हैं क्या इनकी हमें शॉर्टेज फील होगी, मतलब इनकी हमें कमी महसूस होगी। तो ये चीज़ आपके लिए, आपने इसकी लिस्ट बना के देखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना भी है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्टिविटी 5.2 दी गई है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एनिमल्स की लाइफ डिफॉरेस्टेशन से भी इफ़ेक्ट होती है, कैसे। तो हाँ, हमें पता है इफ़ेक्ट तो होगी, क्योंकि जो एनिमल्स हैं उनका तो घर ही होता है, उनका तो घर ही है फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो उनका जो घर है, उनके रहने की जगह है, वो सब गायब हो जाएंगे। जैसे हमारा घर है, अगर हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो हमारी लाइफ इफ़ेक्ट होगी, वैसे ही एनिमल्स की लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन से। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमने देखा था कि डिफॉरेस्टेशन के कितने सारे इफ़ेक्ट पड़ रहे थे हमारे जीवन के ऊपर और एनिमल्स के जीवन के ऊपर भी। तो ये सब, इन सब के बारे में अवेयर होने के बाद, जानने के बाद बूझो और पहेली टेंशन में आ गए कि ये तो बहुत ज़्यादा ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो वो प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने, मतलब ये जो पहेली और बूझो थे, इन्होंने प्रोफेसर अहमद से पूछा कि हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रोफेसर अहमद ने आगे कुछ चीज़ें भी ऑर्गेनाइज करी हैं, उसको हम पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है वो देख लेते हैं कि जो बायोस्फीयर है, हम ज़्यादा इसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ये आपका क्लियर होना ज़रूरी है कि बायोस्फीयर का मतलब क्या है। ये हमारे अर्थ का वो पार्ट है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे की लाइफ को सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जैसे कि जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की लाइफ को वो लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर हम हेल्प चाहिए तो हेल्प भी कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें, ये जो जगह है, जो पार्ट है अर्थ का, उसे ही क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पे रहते हैं और उनका एक दूसरे से रिलेशनशिप और इन्वायरमेंट से रिलेशनशिप। जैसे कि जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो धरती है, उस पर अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं, अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं, ट्राइब्स के लोग रहते हैं। तो वो सब क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रही है अर्थ के ऊपर, उनमें क्या है, वैरायटीज़ है। और जब हम वैरायटी की बात करेंगे तब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। और जब हम सिंपली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के धरती पे एग्जिस्ट करने की बात करें तब उसे कहते हैं बायोस्फीयर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
अब जब चिल्ड्रंस प्रोफेसर अहमद के पास गए सॉल्यूशन मांगने के लिए, तो प्रोफेसर अहमद ने एक बायोस्फीयर रिजर्व पहेली, बूझो और बाकी सारे क्लासमेट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया। तो उसके बाद जो प्रोफेसर अहमद ने, उन्होंने कौन सी प्लेस सिलेक्ट करी? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और उन्हें पता है कि ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं दैट आर सिमिलर, मतलब जो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं जो हिमालय से लेके लोअर वेस्टर्न घाट तक, मतलब कि वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के पाए जाने की, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए प्रोफेसर अहमद ने ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को सिलेक्ट किया। प्रोफेसर अहमद को यकीन था कि बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिल रही है वो यूनिक है, सबसे अलग है। उसने रिक्वेस्ट किया, वहाँ पे फॉरेस्ट का एम्प्लॉय था माधव जी, जो फिर प्रोफेसर अहमद ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो चिल्ड्रंस को बायोस्फीयर के अंदर जब जाएंगे तो चिल्ड्रन को गाइड करे, उन्हें एक्सप्लेन करे जो भी प्रिजर्वेशन एरियाज़ हैं, जैसे कि सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज। मतलब कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया हुआ है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में सब चिल्ड्रंस को एक्सप्लेन करे। यहाँ पे जो भी एरिया को प्रिजर्व करके रखा गया है, हमारे नेशनल हेरिटेज को, हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है, इन सबको प्रिजर्व करके रखा गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो फॉरेस्ट का एम्प्लॉय है माधव जी, प्रोफेसर अहमद ने उससे रिक्वेस्ट करी कि तुम सभी बच्चों को एक्सप्लेन करना। माधव जी ने फिर एक्सप्लेन किया चिल्ड्रंस को that apart from our personal efforts and efforts of the society, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। मतलब कि यहाँ पे तो ये है कि अब सभी अवेयर हो गए हैं कि डिफॉरेस्टेशन से हमारे ऊपर और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो माधव जी ने बच्चों को बताया कि हम जो खुद भी एफर्ट्स कर रहे हैं और जो सोसाइटी एफर्ट्स कर रही है, इन एफर्ट्स के अलावा कुछ गवर्नमेंट की एजेंसीज भी हैं जो फॉरेस्ट और एनिमल्स की टेक केयर में अब सामने आ रही हैं, ताकि उन्हें हम संभाल कर सकें, उनकी संभाल कर सकें। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं, मेथड्स करी हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं जिससे एनिमल्स को प्रोटेक्ट और कंजर्व, उन्हें बचा के रखा जा सके। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है जो उस एरिया में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम एक पार्टिकुलर एरिया की बात करें और यहाँ पे अगर लायन ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर उस एरिया में एक बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाएगा, ताकि इस एरिया में जो लायन मिल रहा है या फिर कोई और स्पेशल प्लांट मिल रहा है, तो उस एरिया में इस चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क बना दिया जाता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आप अपने एरिया में फाइंड करिए कि आपके एरिया में कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और कंट्री में, और उसको इस टेबल में फिल करिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने प्रेजेंट हैं, फिर स्टेट में कितने प्रेजेंट हैं और कंट्री में कितने प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, हम उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना। ये जो फ्लोरा और फौना है, ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, जैसे यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है फ्लोरा एंड फौना, इसमें हम इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आखिर ये होता क्या है। यहाँ पे इन्होंने बोला है फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया, उनमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, मतलब ये जो एरियाज़ हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, वहाँ पे पेड़ लगाना, पेड़ को काटना, ग्रेजिंग का मतलब कि जानवरों को चराना, ट्रीज़ को गिराना, जानवरों को मारना, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं, मना करी गई होती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने थोड़े थोड़े पॉइंट दिए हैं, बाकी ये आगे भी आपके चैप्टर में दिए गए हैं, हम इनको और डिटेल में स्टडी करेंगे तब। अभी हम देख लेते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा एरिया है जहाँ पे एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस।
मतलब कि उन्हें बिल्कुल संभाल के उस एरिया में रखा जाता है, बिना किसी डिस्टरबेंस के जिस एरिया में रखा जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। ये ऐसा एरिया है, रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे वो फ्रीली रह सकते हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज है और जो उनका हैबिटेट है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़े थोड़े से ही डिफरेंस है, आपको क्लियर होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ एनिमल्स फ्रीली जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज़ करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में ये एक लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर, जहाँ पे ये लार्ज एरिया है बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेज और जो भी ट्रेडिशनल लाइफ है ट्राइबल्स का, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। मतलब कि जो भी जनजातियों वाले लोग होते हैं उन सबको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देखेंगे और फिर फ्लोरा और फौना के बारे में देखेंगे। हमने देखा था कैसे जो पहेली और बूझो थे, जब उन्हें डिफॉरेस्टेशन के बारे में पता चला तो वो टेंशन में आ गए थे। इसीलिए प्रोफेसर जो अहमद थे उन्होंने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी है पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो आज वो वहीं जा रहे हैं। तो चिल्ड्रन और प्रोफेसर अहमद और माधव जी जो वहाँ के एक एम्प्लॉय थे, वो लोग बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में एंटर करते हैं और माधव जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा एरिया है जहाँ पे एरिया मीन्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखा जाता है। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है हमें पता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो जनरली फाउंड मिलते हैं उस पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये बायोस्फीयर रिजर्व है। मतलब कि एक एरिया में पाए जाने वाले वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम एक एरिया में कंजर्व करके रखते हैं तो उस एरिया को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये किस में हेल्प करता है, हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, क्योंकि अब उस एरिया के प्लांट, एनिमल और इन सभी को तो कंजर्व करके, मेंटेन करके, रिजर्व करके रखेगा और साथ ही साथ जो उस एरिया का कल्चर है उसको भी कंजर्व करके रखने में हेल्प करता है। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया है अपने एरिया के कल्चर और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के साथ साथ ये कुछ अदर प्रोटेक्टेड एरिया को भी अपने अंदर कंटेन कर सकता है, मतलब अपने अंदर ले सकता है। जो पंचमणी बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे सब बच्चे घूमने गए हैं, अब वाह उसमें ऐसी क्या खास बात है, उसमें क्या है, एक नेशनल पार्क भी कंसिस्ट है सतपुरा, और साथ ही साथ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं, भोरी और पंचमणी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने इसकी जो छोटा सा मैप यहाँ पे दिखाया हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप कुछ फैक्टर्स को जो बायोडाइवर्सिटी, आपके एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, आप कुछ ऐसे फैक्टर्स की लिस्ट बनाइए। कुछ इनमें से ऐसे फैक्टर्स भी होंगे और ऐसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होंगी जो बायोडाइवर्सिटी को अननोइंगली डिस्टर्ब कर रही है, मतलब उन्हें पता नहीं है कि उससे उनकी इस तरह की एक्टिविटी से बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है, पर ऐसी हो रही है। तो आप ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बाकी जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाइए, उन्हें चेक करिए, उन्हें अपने क्लास के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करिए और उसकी एक रिपोर्ट बनाइए अपनी नोटबुक पे। अब हम देखते हैं कि जो फ्लोरा और फना वो होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टॉपिक था जब तो हमने पढ़ा था कि फ्लोरा और फना को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए जाते हैं जिनके बारे में, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है, हमने अभी देखा। तो अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं कि फ्लोरा और फना आखिर होता क्या है। जब चिल्ड्रंस बायोस्फीयर रिजर्व में जा रहे थे तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं जो फॉरेस्ट की ग्रीन वेल्थ है और जो टॉल ट्रीज़ हैं और एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर, उन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं। सडनली पहेली ने एक रैबिट देखा और वो उसे पकड़ना चाहती थी। वो उसके पीछे भागने लगी पर प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका और उसे एक्सप्लेन किया कि जो चिल्ड्रन है वो कंफर्टेबल और हैप्पी हैं अपने ही हैबिटेट में, मतलब कि जैसे वो रह रहे हैं वैसे ही वो खुश हैं और कंफर्टेबल हैं, हमें उनके हैबिटेट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी ने भी एक्सप्लेन किया कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो
टिपिकली एक पार्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे हम मान लें कि मैंगो ही है, तो अगर हम मैंगो की एग्जांपल लें तो हम मान लें कि अगर ये सिर्फ यूपी में ही पाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, एक ऐसा प्लांट हो गया जो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिल रहा है। तो वैसे ही माधव जी ने भी उन्हें एक्सप्लेन किया, कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट एग्जिस्ट करते हैं जो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया से ही बिलोंग करें। अब यहाँ पे तो मैंने मैंगो की बस ऐसे एग्जाम्पल ही ली थी। तो अब ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिले और दूसरी जगह ना मिले, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लोरा और फौना कहते हैं। फ्लोरा किसे कहते हैं, प्लांट्स को जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, और फौना जो ऐसे एनिमल्स जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें हम फौना कहते हैं। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं कि प्लांट्स को क्या कहते हैं और एनिमल्स को क्या कहते हैं। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम फ्लोरा कह रहे हैं, इसको आप लर्न कर सकते हैं फ्लावर से, क्योंकि जो फ्लावर और फ्लोरा बोलने में थोड़ा सेम सेम से लग रहे हैं ना। तो अगर किसी पार्टिकुलर एरिया के प्लांट्स की बात हो तो उसे क्या कहेंगे, हम फ्लोरा कहेंगे, और किसी पार्टिकुलर एरिया के एनिमल की बात हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरा के बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फौना हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं फ्लोरा और फौना की, हम देख लेते हैं। जैसे कि साल हो गया, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न और अर्जुन, और ऐसे भी कई बहुत तरह के ट्रीज हैं जो क्या है, फ्लोरा है। और ये सब मिल कहाँ रहे हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जैसे चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डीर, चीतल, ल्यूपार्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एटसेट्रा, ये सब क्या हैं, फौना है। मतलब कि ये सिर्फ कहाँ मिल रहे हैं, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिल रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें फ्लोरा और फौना कह रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ डायग्राम्स दी हैं। जो फर्स्ट है वो वाइल्ड डॉग की है, ये क्या है, चीतल की दी हुई है फिगर, और ये क्या है, वुल्फ है। फोर्थ हमें ये क्या है, ल्यूपार्ड है, ये फर्न है, और ये जामुन के ट्री है। और ये सब क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व में मिलने वाले फ्लोरा और फौना के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट इन्होंने हमें एक और एक्टिविटी बोली है कि आप अपने एरिया में मिलने वाले पार्टिकुलर प्लांट और पार्टिकुलर एनिमल मीन्स फ्लोरा और फौना की लिस्ट बनाइए और उन्हें आइडेंटिफाई करिए और उनकी एक लिस्ट बनाइए। एंडेमिक स्पेशीज है, हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। अब जैसे कि हम देख रहे हैं बच्चे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में घूम रहे हैं, तो फिर जैसे ही वो एक डीप फॉरेस्ट में एंटर करते हैं तो चिल्ड्रन एक बड़ी सी गिलहरी बिग स्क्विरल को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। इस स्क्विरल के बहुत ही बिग और फ्लफी सी पूंछ होती है, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। ये क्या है, इस स्क्विरल की इतनी लंबी सी ये पूंछ दिखाई दे रही है। और जब चिल्ड्रंस ने इसे देखा तो वो इसे देख के बहुत ही सरप्राइज हो गए और वो इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो गए, क्यूरियस हो गए। तो जो माधव जी थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या है, एक जायंट स्क्विरल है और ये एंडेमिक है टू दिस एरिया, मतलब कि ये सिर्फ इसी एरिया में पाए जाने वाली खास स्क्विरल है। तो एंडेमिक स्पीसीज का आखिर मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीज जो मिलते हैं एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। दे आर मतलब नेचुरली ये हमें और किसी जगह नहीं मिलेंगे। ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में भी एंडेमिक टू अ जोन। अब जो एक एंडेमिक स्पीसीज है ये किसी एक पार्टिकुलर जोन की भी हो सकती है, एक स्टेट की भी हो सकती है और एक कंट्री की भी हो सकती है कि हाँ ऐसे स्पीशीज़ जो सिर्फ इंडिया में मिल रही हैं और कहीं नहीं मिल रही है, या फिर ऐसे स्पीशीज़ जो सिर्फ हमें पंजाब में मिल रही हैं और कहीं नहीं मिल रही है, या फिर किसी एक पार्टिकुलर जोन में ही मिल रही हैं पर और कहीं नहीं मिल रही हैं, उन सबको हम किसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ की। अब माधव जी ने बच्चों को साल और वाइल्ड मैंगो दिखाए और बोला कि ये क्या है, दो एग्जाम्पल हैं ऑफ एंडेमिक फ्लोरा, क्योंकि हमने देखा था ये प्लांट है, तो ये एंडेमिक फ्लोरा के एग्जाम्पल है ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के। और जो ये बाइसन है, इंडियन जियांट स्क्विरल है एंड फ्लाइंग स्क्विरल है, ये क्या है, एंडेमिक फौना के एग्जाम्पल है। फ्लोरा में क्या आ जाएंगे,
प्लांट्स आ जाएंगे और फौना में क्या आ जाएंगे, एनिमल्स। और एंडेमिक का मतलब कि स्पेशली उसी एरिया में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने वैसी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। प्रोफेसर अहमद ने बाद में उन्हें बताया कि अगर हम इन एनिमल्स के हैबिटेट को, मतलब कि रहन सहन को डिस्ट्रक्शन, इनमें मतलब बाधा पैदा करते हैं, तो हम ऐसा कैसे करते हैं। अगर हमने पॉपुलेशन हमारी लगातार बढ़ती जा रही है तो हम जंगलों को काटते हैं, और जंगलों को काटने से इनके घर तबाह होते हैं, तो हम इनके रहन सहन में डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं। और या फिर हम जैसे यहाँ पे अगर एक मैंगो का ट्री लगा है तो उसी के साथ में हम कोई और बबूल या किसी और ट्री को इंट्रोड्यूस कर दें, न्यू स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस कर दें, तो ये जो इसका मैंगो का ट्री है, इसका जो नेचुरल हैबिटेट है इस एंडेमिक स्पीशीज़ का, उसको भी इफ़ेक्ट करेगा और उसकी एग्जिस्टेंस को डेंजर में डाल देगा। तो वही प्रोफेसर अहमद ने बताया कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम इनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनको खतरे में डाल देते हैं। यहाँ पे पहले हमसे कुछ पूछ रही है कि क्या मैंने जो सुना है कि जो एंडेमिक स्पीशीज़ है वो ख़त्म हो रहे हैं, क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है कि जो एंडेमिक स्पीशीज़ है उनको रखा ही इसीलिए उस कैटेगरी में जाता है क्योंकि वो अब ख़त्म होने वाले हैं। मतलब कि वो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में ही मिल रहे हैं। अगर सभी एरिया में मिलते तो फिर वो एंडेमिक स्पीशीज़ की कैटेगरी में ही नहीं आ रहे होते। अब यहाँ पे हम स्पीशीज़ बोल तो रहे हैं, पर असल में होता क्या है? स्पीशीज़ क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटर ब्रीडिंग। मतलब कि ये ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स का ग्रुप है जो अपने ही तरह के स्पीशीज़ के साथ इंटर ब्रीडिंग कर सकता है। मतलब कि अपने ही तरह के स्पीशीज़ के साथ रिप्रोडक्शन कर सकता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मेंबर हैं और स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़ एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। जैसे कि अगर हम मैंगो के ट्री की एग्जांपल ले तो जो मैंगो का ट्री है, इसका मतलब कि अगर ये अपने ही तरह के मेंबर के साथ रिप्रोड्यूस करेगा और अपने ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स, मतलब कि अपने ही तरह के बच्चे, जैसे मैंगो का पेड़ है तो उससे हमें जो मिलेगा वो भी मैंगो का पेड़ ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमें किसी किक्कर या फिर किसी अंगूर वगैरह का पेड़ मिल जाए, ऐसा नहीं है। वही इन्होंने बोला है कि अगर जो भी मेंबर है स्पीशीज़ वो अपनी ही तरह के फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देगा। मतलब कि जो जिस मैंगो के पेड़ से हमें मैंगो का पेड़ मिला है वो भी आगे अपने ही तरह के फर्टाइल, मतलब कि वो भी आगे फर्टाइल हो अपनी ही तरह के ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करने में, ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़। मतलब कि जो मैंगो का ट्री है वो मैंगो के ट्री के साथ ही रिप्रोड्यूस करके अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे। ये नहीं है कि मैंगो का ट्री अगर हम ग्रेप्स के ट्री के साथ नहीं कर सकता। वही उन्होंने बोला है, नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़। मेंबर्स ऑफ अ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टर्स। हमें पता है मैंगो का ट्री अगर है तो उसके जो स्पीशीज़ होंगे मैंगो के ट्री की तरह ही होंगे, जो मैंगो के ऑफस्प्रिंग्स होंगे, तो इन्हें कहते हैं हम स्पीशीज़। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? इन्होंने आपको बोला है कि जहाँ भी आप रहते हैं उस एरिया में रह रहे आप अपने एंडेमिक प्लांट, मतलब कि उस एरिया के जो भी सिर्फ आपके एरिया में पाए जाने वाले प्लांट हैं या सिर्फ आपके एरिया में जो भी पाए जाने वाले एनिमल हैं, आप उसकी लिस्ट बनाइए और इस एक्टिविटी को करिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हमने एंडेमिक स्पीशीज़ तो देख लिया कि ऐसे स्पीशीज़ जो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हों। अब हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे पहेरी ने पंचमणि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड देखा तो फिर प्रोफेसर अहमद ने एक्सप्लेन किया कि इस एरिया में एनिमल्स को पकड़ना, उन्हें मारना और उनको पनिश कर, मतलब उनको कैद करना, ये पूरा स्ट्रिक्टली मना है। और अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे पनिश किया जाता है बाय लॉ इन सच प्लेसेस। मतलब कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इस तरह की प्लेसेस पे अगर कोई भी किसी एनिमल को पकड़ता है, उसे मारता है, कैप्चर करता है, तो उसे पनिश भी किया जाता है लॉ के अंडर लॉ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर ये होती क्या है? ये एक रिजर्व फॉरेस्ट है जो प्रोटेक्शन देती है वाइल्ड एनिमल्स को और उनके रहने के लिए, उनके लिविंग कंडीशन के लिए एक स्वीटेबल, मतलब उनके रहने के लिए एक स्वीटेबल कंडीशन, उनको पूरा स्वीटेबल सा इन्वायरमेंट दिया जाता है।
ही ऑल्सो टेल देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर अलाउड। मतलब कि अब इस एरिया में जो भी पीपल रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, इसके अगल बगल उन्हें क्या चीज़ें अलाउ करी जाती हैं कि वो अपने एनिमल्स को वहाँ जंगलों में जाके चरा सकते हैं। उस जो जंगल है वहाँ से मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी जलाने के लिए लकड़ियाँ वगैरह हैं, जो भी फल फ्रूट वगैरह हैं, उन्हें वो वहाँ से ले सकते हैं। इट इज़ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ। अब यहाँ पे बोला गया है कि ये भी बहुत दुख की बात है कि अब यहाँ पे तो प्रोटेक्ट किया हुआ है जानवर को, पर फिर भी ये सेफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी लोग उसके अगल बगल रह रहे हैं वो उस पर अपना पूरा कब्जा कर लेते हैं और उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। अब यहाँ पे तो लोगों को सिर्फ ये कहा गया है कि वो ये चीज़ें कर सकते हैं, पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं और अपना पूरा हक ही जमाने लग जाते हैं उस फॉरेस्ट पे। चिल्ड्रन ने फिर याद किया कि जब वो ज़ू में गए थे तो ज़ू में भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लेसेस बनाई जाती हैं। यहाँ पे जो बूझो है उसका क्या है, एक क्वेश्चन भी है कि जो ज़ू है वहाँ भी एनिमल्स को रखा जा रहा है और वाइल्ड सेंचुरी है वहाँ भी एनिमल्स को रखा जा रहा है, तो इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? तो ज़ू क्या है? ज़ू ऐसी प्लेस है जहाँ पे एनिमल्स को आर्टिफिशियली रखा जाता है, मतलब उनको रखने के लिए जो माहौल बनाया जाता है, जो इन्वायरमेंट बनाया जाता है वो आर्टिफिशियल होता है। पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट ही होता है, वहाँ पे कोई भी आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट नहीं होता है। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स, जैसे कुछ एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं, ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, गैरियल, मैश क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोर्स एट्सेट्रा, ये क्या है? आर द प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन जो सारे एनिमल्स के नेम लिखे हुए हैं ये सब, इन सब को प्रोटेक्ट किया जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बचा के रखा जाता है ताकि ये ख़त्म ना हो जाए। जो इंडियन सेंचुरी है वो एक यूनिक लैंडस्केप है, मतलब इंडियन सेंचुरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उसका लैंडस्केप बहुत ही यूनिक है, ब्रॉड है, बड़ा है, फॉरेस्ट भी बहुत बड़ा है, माउंटेन फॉरेस्ट है और लंबी लंबी झाड़ियों के साथ डेल्टास भी बने हुए हैं बड़े बड़े नदियों में। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है कि कौन से एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और हमारी इंडियन सेंचुरी कैसी है। यहाँ पे ज़ू और वाइल्ड लाइफ के बीच में डिफरेंस हमने देख लिया। इन्होंने एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि आपके अपने पास के ज़ू में विज़िट करिए और उसके जो एनिमल्स को कंडीशंस प्रोवाइड करी जाती है उसको ऑब्ज़र्व करिए। क्या ये जो कंडीशंस उन्हें दे रहे हैं स्वीटेबल हैं? क्या जो एनिमल्स हैं आर्टिफिशियल सेटिंग्स में रह रहे हैं? तो हाँ, हमने देखा कि जो ज़ू है उसमें आर्टिफिशियली उन्हें इन्वायरमेंट दिया जाता है इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। हाँ, नेचुरल हैबिट के अलावा मतलब नेचुरली उन्हें इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा है, आर्टिफिशियली दे रहा है। तो आपका ओपिनियन क्या है कि जो एनिमल हैं वो ज़ू में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या फिर नेचुरल हैबिटेट में? अबे तो कोई भी कह सकता है कि अगर हम भी किसी आर्टिफिशियल जगह पे जाएं जहाँ पे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा ना हो तो हम किस में कंफर्टेबल होंगे? नेचुरल हैबिटेट में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो सेम एनिमल्स भी ज़ू में नहीं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ होंगे? नेचुरल हैबिटेट में, मींस कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। नेशनल पार्क क्या है? जब सतपुरा नेशनल पार्क में जब सारे बच्चे घूम रहे थे तो उन्होंने रोड साइड पे एक और बोर्ड देखा जिस पे क्या लिखा था? सतपुरा नेशनल पार्क लिखा था। चिल्ड्रन सब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे, ईगर हो गए थे कि जानने के लिए कि ये नेशनल पार्क है क्या। तो माधव जी ने उन्हें बताया कि ये रिज़र्व, थीज रिजर्व्स आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ, मतलब कि जो नेशनल पार्क है ये इतना बड़ा और इतना डाइवर्स है कि ये पूरे इकोसिस्टम को, होल सेट ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है। ये प्रोटेक्ट किसे किसे करता है नेशनल पार्क में? फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। मतलब कि ये जो नेशनल पार्क है ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है जिसमें ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये हमारी इंडिया का फर्स्ट रिज़र्व फॉरेस्ट है, सतपुरा नेशनल पार्क। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट रिज़र्व फॉरेस्ट कौन सा है? सतपुरा नेशनल पार्क है। द फाइनेस्ट इंडिया, यहाँ की ये आखिर इतना फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया का फाइनेस्ट टीक मिलता है इस फॉरेस्ट में।
देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। और हमारे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 100 नेशनल पार्क्स हैं, तो आप उसकी भी लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इसमें और क्या क्या मिलता है। रॉक शेल्टर्स पाए जाते हैं, मतलब कि पत्थरों के शेल्टर्स पाए जाते हैं जो हमें ये बताते हैं, एविडेंस हैं, प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन थीस जंगल्स, मतलब कि इन जंगलों में जो पहले के टाइम में इंसान रहा करते थे उसके बारे में ये रॉक शेल्टर्स हमें बताते हैं। ये हमें आइडिया देते हैं उनकी लाइफ के बारे में कि आदिवासी लोग जो पहले रहते थे उनका जीवन कैसा था। रॉक पेंटिंग्स भी यहाँ पे मिलती हैं। कितनी रॉक शेल्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, 55 रॉक शेल्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। फिगर्स ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे पेंटिंग्स में किस किस चीज़ की फिगर बनी हुई हैं, एनिमल्स की, आदमियों के लड़ने की, शिकार करने की, डांसिंग की, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की। जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं इन पे, वहाँ पे इन सभी चीज़ की पेंटिंग्स बनी हैं जिनसे हमें उनकी लाइफ का पता चलता है। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरिया। अब कई आदिवासी लोग अभी भी इस तरह के जंगलों में रहते हैं। अब जैसे ही चिल्ड्रंस आगे जाते हैं वो क्या देखते हैं, सतपुरा टाइगर रिजर्व देखते हैं, एक बोर्ड पे लिखा हुआ। तो माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। मतलब कि हमारी कंट्री में ही प्रोजेक्ट टाइगर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, किस लिए, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो टाइगर की मेंटेनेंस है, जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको अच्छे से मेंटेन किया जा सके और उनके सर्वाइवल को, मतलब ताकि उनकी ज़िंदगी के में जो भी मेंटेनेंस है ताकि टाइगर ज़िंदा रह सके और सरवाइव कर सके, हमारी कंट्री में इस चीज़ को इंश्योर किया जा सके। इसीलिए ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया गया टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बूझो बोल रहा है क्या टाइगर्स अभी भी पाए जाते हैं, तो यस, टाइगर अभी भी पाए जाते हैं। और ये बोल रहा है कि आई होप कि मैं किसी टाइगर को अपनी आँखों से देख सकूँ। टाइगर एक ऐसी स्पीशीज़ है जो स्लोली डिसअपियर हो रही है हमारे जंगलों से, मतलब कि गायब हो रही है। बट द सतपुरा रिज़र्व इज़ यूनिक। पर सतपुरा रिज़र्व और किस चीज़ में यूनिक है कि यहाँ पे अभी जहाँ बाकी जगहों पे टाइगर्स की कमी आ रही है, पर यहाँ पे जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होती हुई हमें दिखती है। वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लायंस, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंघास वर ऑल्सो फाउंड। मतलब एक समय ऐसा था जहाँ पे तब बारहसिंघा, टाइगर, लायन, वाइल्ड बफेलो ये सब भी सतपुरा नेशनल पार्क में मिलते थे। पर एनिमल्स, पर इनकी जो संख्या है रोज़ के, मतलब नंबर जैसे पहले 10 मिलते थे तो आजकल ये बस 2-3 ही रह गए हैं। तो इस तरह इनकी संख्या जो है क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक्सटिंक्शन ये फेस कर रहे हैं। तो इस तरह के एनिमल्स जिनकी संख्या, जिनका नंबर पहले से थोड़ा कम होता चला जाए, उस तरह के एनिमल्स को हम कौन सा एनिमल्स कहते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स। मीन्स कि वो की जो जनसंख्या है वो खतरे में है। बूझो को भी याद आता है कि हाँ, पहले डायनासोर भी बहुत टाइम पहले रहा करते थे, पर सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैड बीन, पर आजकल वो हमें नहीं मिलते हैं। क्यों ऐसे, वो आखिर गायब कहाँ हो गए? क्योंकि जैसे जैसे नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस बढ़ती गई, चेंज होती गई चीज़ें, तो उनका जो रहना हो गया डिफ़िकल्ट हो गया बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन द नेचुरल हैबिटेट। क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा चेंज आया कि वो इस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाए वो, और वो फिर एक्सटिंक्ट हो गए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स में कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए हुए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रेजिंग, पॉचिंग, एनिमल्स को मारना, उन्हें पकड़ना, फायरवुड को कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट करना, ये सब यहाँ पे इन नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं है। पर जब हमने कल की वीडियो करी थी तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वहाँ पे लोगों को ये सारी चीज़ें करना अलाउड होता है। पर नेशनल पार्क में जो मतलब
वहाँ पे भी मारना और ये सब तो अलाउ नहीं होता, पर लकड़ियाँ कलेक्ट करना, मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट करना, ये चीज़ें अलाउ होती हैं। पर यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं हैं। यहाँ पे पहेली पूछ रही है क्या सिर्फ बड़े एनिमल ही गायब हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? तो माधव जी पहेली को बताते हैं कि कुछ ऐसे स्मॉल्स एनिमल्स भी हैं जो एक्सटिंक्ट होते रहते हैं इन कंपैरिजन टू बिग एनिमल्स। मीन इट्स नॉट नेसेसरी दैट ओनली द बिग एनिमल्स फेस एक्सटिंक्शन, देयर आर मैनी स्मॉल एनिमल्स हु फेस डेंजर एंड बिकम एक्सटिंक्ट। तो वही यहाँ पे माधव जी ने बताते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि स्नैक्स का, जब भी हमें स्नैक्स दिखते हैं, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट, आउल, ये सब क्या हैं, अगर हम दिखते हैं तो हम इन्हें डर के मारा क्या कर देते हैं, मार देते हैं। पर हम तब ये नहीं रियलाइज़ करते कि ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन्हें मार देंगे तो हाउएवर दे आर इन स्मॉल इन साइज़, बट इनका जो रोल है हमारे इकोसिस्टम में उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक फूड चेन और फूड वेब बनाते हैं। क्योंकि हमने फूड चेन के बारे में बात किया हुआ है कि जैसे कोई भी पेड़ है, उस पेड़ को अगर कोई भी टिड्डा वगैरह खाएगा तो उस टिड्डे को बाद में फ्रॉग खाएगा, फिर फ्रॉग को स्नेक खाएगा। इसी तरह फूड चेन बढ़ती जाती है। अगर फ्रॉग ही पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो ये जो यहाँ पे टिड्डा वगैरह रहता है उसको खाएगा कौन? तो इससे जो फूड चेन हो गई या फिर फूड वेब हो गई, इससे बहुत ज़्यादा इस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि ये सब मिल के ही एक फूड चेन और फूड वेब का निर्माण करते हैं। एंड इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ, और जो इकोसिस्टम है हमें पता है किन चीज़ों से मिलके बना है, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो भी हमारे इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं जैसे कि क्लाइमेट, सोइल, रिवर डेल्टाज, इन सभी से मिल के ही हमारा जो इकोसिस्टम है वो बनता है। अगर हम इनमें से चाहे छोटी से छोटी चीज़ को भी क्यों ना मारे और अगर वो ख़त्म हो जाएंगी तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा डेंजर में आ जाएगा। और फूड चेन और फूड वेब, इन सभी पे भी बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पे बूझो हमसे पूछ रहा है क्या ऐसा कोई भी रिकॉर्ड है जिसमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम लिखा हो। आई वंडर इफ़ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़। उसी क्वेश्चन का जवाब आज के हमारे इस टॉपिक में छुपा है कि यस, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड रखने के लिए एक बुक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को समझाया कि ये क्या है, ये रेड डाटा बुक सोर्स बुक है जो रिकॉर्ड रखती है सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का। मतलब कि ऐसे एनिमल्स और या प्लांट्स जो कि लुप्त होने की कगार पे हैं। रेड डाटा बुक इसे मेंटेन किया जाता है इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया भी अपना एक रेड डाटा बुक मेंटेन करती है, किसके लिए, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा रेड डाटा बुक। आप इसे याद कर सकते हैं रेड से, कि रेड का मतलब क्या होता है, खतरा। तो फिर इसमें ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स की लिस्ट रखी जाती है जो खतरे पे हैं, मतलब लुप्त होने के कगार पे है। सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है, जब मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो बच्चे माधव जी के गाइडेंस में फॉरेस्ट के और अंदर जाते गए तो वो कहाँ बैठे थे, नियर द टावा रिजर्वेयर टू रिलैक्स करने के लिए। टावा मतलब एक नदी था, उसके किनारे पे वो लोग बैठे। तो पहेली क्या देख रही है, उस किनारे पे कुछ पक्षी आके पानी पी रहे हैं उस किनारे के पास। तो माधव जी ने बताया कि ये क्या है, माइग्रेटरी बर्ड्स है। अब माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब क्या है कि दे बर्ड्स हैव फ्लोन, मतलब कि ये बहुत वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट से उड़कर हमारे इंडिया में आए हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स ये जो मतलब कि उड़ के आते हैं एवरी ईयर, हर साल, ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम पे ये लोग अपनी जगह छोड़ के हमारे इंडिया में आते हैं। किस लिए, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। आखिर क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण ये हमारे इंडिया में आते हैं। पर ऐसा क्यों, ये हमारे इंडिया में आते हैं अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ के फॉर लेइंग एग्स, क्योंकि इन्हें अपने अंडे देने होते हैं और जिस एरिया में ये लोग रह रहे होते हैं वहाँ का क्लाइमेट इनके अंडे देने के लिए सूटेबल नहीं होता। इसीलिए ये लोग उड़ के आते हैं हमारे इंडिया के वेदर में
अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़कर अंडे देने के लिए, क्योंकि इनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और अंडे देने के लिए स्विटेबल नहीं होता। तो ऐसे बर्ड्स जो बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और दूसरी जगह जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रवासी पक्षी है। प्रवासी का मतलब सभी को पता होगा कि ऐसे लोग जो अपना एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे बर्ड्स है, ऐसे पक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं फॉर लेइंग एग्स। नेक्स्ट क्या पे यहाँ दिया गया है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। उससे पहले यहाँ पे पहले ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा होगा कि अगर क्या हो, अगर कोई भी लकड़ी ना हो, क्या इसके अल्टरनेटिव, वुड के अल्टरनेटिव कोई भी चीज़ प्रेजेंट है? अब ये बोल रही है कि हाँ मुझे पता है कि जो फॉरेस्ट है उससे हमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट पेपर भी मिलता है। तो ये सोच रही है कि अगर जैसे क्या हम पेपर का अल्टरनेटिव को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर पेपर से जो वुड है उससे पेपर बन रहा है, अगर पेपर के कारण मतलब पेपर बनाने के लिए हमें लकड़ियों को काटना पड़ रहा है, तो अगर पेपर का कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल होगा तो लकड़ियाँ भी कम कटेंगे, तो डिफॉरेस्टेशन भी कम होगी। तो हम देखते हैं कि इसका कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है या नहीं। इसके अल्टरनेटिव में हम क्या कर सकते हैं? जो PDF होती हैं, जो ऑनलाइन PDF होती है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन PDF यूज़ करेंगे तो बार बार प्रिंटिंग भी नहीं होगी, पेज भी वेस्ट नहीं होंगे, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं पेपर के अल्टरनेटिव की तरह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स। की जो पेपर हैं जो पेड़ से बन रहे हैं, जैसे हमने देखा कि पेपर से बन रहे हैं, यहाँ पे प्रोफेसर अहमद भी बच्चों को वही बता रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन का एक दूसरा कॉज क्या है कि जो उनसे पेपर बनना, क्योंकि 17 बड़े पेड़ चाहिए 1 टन पेपर बनाने के लिए। मतलब कि 1 टन पेपर बनाने के लिए कितने ट्रीज़ को काटना पड़ता है? पूरे जो बड़े 17 फुल ग्रोन ट्रीज़ होते हैं उन्हें हमें काटना पड़ता है। इसीलिए हमें पेपर को सेव करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। मतलब कि हम उस पर एक बार काम करने के बाद उसको 5 to 7 टाइम्स और भी उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हर बच्चा एक शीट एक दिन में पेपर की एक शीट एक दिन में सेव करे तो हम बहुत सारे ट्रीज़ को 1 साल में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि कैसे हमें पेपर को सेव करना चाहिए। वी शुड सेव, रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमें इसे सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए और पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। यही एक तरीका है। बाय दिस वी नॉट ओनली, इस तरीके से हम ना केवल ट्रीज़ को सेव करेंगे बल्कि हम एनर्जी और जो भी पेपर बनाने के लिए वाटर लगता है, इन सभी चीज़ों को हम सेव कर सकते हैं अगर हम पेपर को सेव कर रहे हैं तो। मोreover द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज्ड इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। मतलब यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है, बताया गया है कि अगर हम पेपर को सेव करेंगे तो उससे और भी क्या क्या फ़ायदे होंगे। एनर्जी सेव होगी, वाटर सेव होगा, क्योंकि पेपर बनाने के लिए वाटर भी लगता है। जो हार्मफुल केमिकल्स यूज़ होते हैं पेपर बनाने के लिए, हम उसके अमाउंट को भी रिड्यूस कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ से, अगर हम पेपर को सेव करें तो। यहाँ पे बूझो ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, क्या जो डिफॉरेस्टेशन है मतलब पेड़ काटना है, इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो एक ही हो सकता है, रिफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ों को लगाना। अगर पेड़ कम है तो हम उसकी कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं? उसको लगा के ही। तो वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रोफेसर अहमद में यही बताते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसको कम करने के लिए हम क्या करें? रिफॉरेस्टेशन करें, मतलब कि प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। रिफॉरेस्टेशन होता क्या है? न्यू प्लांट्स को लगाना, जहाँ पे जो डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट है, जहाँ पे प्लांट्स को उखाड़ लिया गया है, वहाँ पे न्यू प्लांट्स को लगाना ही क्या कहलाता है? रिफॉरेस्टेशन। यहाँ पे क्या है? री का मतलब दोबारा लगाना, फॉरेस्टेशन प्लांट्स को दोबारा लगाना ही क्या है? रिफॉरेस्टेशन। द प्लांट ट्रीज, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि जो फॉरेस्ट है वहाँ पे हमें उसी तरह के सेम स्पीशीज़ के प्लांट ही लगाने चाहिए जो उस फॉरेस्ट में पहले उगे हुए थे, क्योंकि अगर हम कोई नया प्लांट लगाएंगे तो फिर वो उसके कंडीशंस, जो उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए, वो उसे अवेलेबल नहीं होगी। इसीलिए हमें सेम स्पीशीज़ का प्लांट ही फॉरेस्ट में लगाना चाहिए जिस तरह के प्लांट वहाँ पे पाए जाते हैं। हमें कम से कम उतने पेड़ तो लगाने ही चाहिए जितने हमने काटे हैं एटलीस्ट। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो फ़ायदा तो फिर हमारा ही है।
जो रिफॉरेस्टेशन है वो नेचुरली भी होता है, मतलब कि अगर जंगलों में, क्योंकि हमें पता है बीज वगैरह होते हैं, हवा से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो वहाँ भी रिफॉरेस्टेशन से पेड़ अपने आप ही उग जाएगा। तो वही उन्होंने बोला है जो रिफॉरेस्टेशन है नेचुरली भी होता है। इफ़ द फॉरेस्ट एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीएस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ, मतलब कि अगर जहाँ पे पेड़ काटे गए हैं उसको वैसे ही छोड़ दिया है तो वहाँ पे दोबारा पेड़ अपने आप ही उग जाते हैं। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में ह्यूमन का भी कोई रोल नहीं रहता है, वहाँ पे अपने आप ही पेड़ उग जाते हैं। जो ह्यूमंस है उसने ऑलरेडी ही बहुत ही ज़्यादा डैमेज किया है, ट्रेमेंडियस डैमेज किया है फॉरेस्ट पे, मतलब फॉरेस्ट को ख़राब करने के लिए। अगर हम अपने फ्यूचर जनरेशन को ग्रीन वेल्थ दिखाना चाहते हैं प्लांट्स की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को प्लांटेशन करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ने भी बच्चों को बताया कि इंडिया में भी एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है और इस एक्ट का एम ही क्या है, प्रिजर्व करना और कंजर्व करना। जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको प्रिजर्व करना और कंजर्व करना ही इस एक्ट का एम है, और जो पीपल की बेसिक नीड है जो उसको फॉरेस्ट से मिलती है उस चीज़ को भी पूरा करना। आफ्टर सम रेस्ट, माधव जी थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद माधव जी ने चिल्ड्रन को बताया कि शाम होने वाली है और शाम होने के बाद जंगल में रहना थोड़ा एडवाइजेबल नहीं है, मतलब कि यूज़फुल नहीं, हमें नहीं रहना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए शाम होने के बाद जंगल में। तो जब वो जा रहे थे तो प्रोफेसर अहमद ने और चिल्ड्रंस ने माधव जी का पूरा थैंक यू किया, क्योंकि माधव जी ने उन्हें अपने एक्सपीरियंस से इस पूरे जंगल का विजिट कराया। चलिए हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने पूरा सब क्या लर्न किया है। सबसे पहले हमने क्या देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, वायर रिजर्व, ये सब ऐसे एरिया हैं जहाँ पे प्लांट्स और जो फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल इन सबको कंजर्व किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक स्पेसिफिक एरिया में को रेफर करते हैं, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। कोई भी प्लांट और एनिमल्स किसी एक पार्टिकुलर एरिया के, प्लांट्स को मैंने बोला था फ्लावर से लर्न करना है फ्लोरा, और एनिमल्स को फौना, किसी एक पार्टिकुलर एरिया के हम क्या कहते हैं, प्लांट्स को फ्लोरा और एनिमल्स को फौना। एंडेमिक स्पीशीज़ जो सिर्फ एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं पाए जाते, उसे हम एंडेमिक स्पीशीज़ कहेंगे। और प्लांट्स और एनिमल्स, ये फ्लोरा और फौना और एंडेमिक स्पीशीज़ अलग है। एंडेमिक स्पीशीज़ जो किसी एक एरिया में पाए जाएं पर कहीं और ना पाए जाएं, पर फ्लोरा और फौना का मतलब है कि ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल जो उस एरिया में मिल रहे हैं, उस एरिया के प्लांट और एनिमल को हम फ्लोरा और फौना कहेंगे। ये जो प्लांट और एनिमल है दूसरे एरिया में भी मिल सकते हैं, पर एंडेमिक स्पीशीज़ वाले सिर्फ उसी एरिया में मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स आते हैं जो लुप्त होने की कगार पे हैं। रेड डाटा बुक में हम इनका रिकॉर्ड रखते हैं। माइग्रेशन में हमने क्या देखा, इसमें जो बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए एक रेगुलर इंटरवल टाइम पीरियड पे हर साल अपने मूवमेंट करते हैं अपने हैबिटेट से किसी और दूसरे जगह पर, ताकि उनकी ब्रीडिंग हो सके। हमने क्या देखा उसके बाद कि अगर हम एक पेज को बचाएंगे तो हम सेव कर सकते हैं ट्रीज, एनर्जी और वाटर को। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि न्यू प्लांट्स को लगाना। ये सब हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे फिनिश होता है हमारा चैप्टर नंबर 5 क्लास 8th का। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।